आज के लेक्चर में हम पढ़ेंगे मल्टीपल इंटीग्रल्स। आज का टॉपिक है हमारा मल्टीपल इंटीग्रल्स, और इस मल्टीपल इंटीग्रल में हम सिंगल इंटीग्रेशन, डबल इंटीग्रेशन, ट्रिपल इंटीग्रेशन सब कुछ पढ़ेंगे। जो सिंगल इंटीग्रेशन है वो आप लोग पढ़ चुके हो, ठीक है। डबल इंटीग्रेशन को हम आज स्टार्ट करेंगे। क्या पढ़ते हो? देखो, सिंगल इंटीग्रेशन में क्या होता है, आपके पास फंक्शन दे रखा है, एक सिंगल वेरिएबल पर डिपेंड करता है। ये जो x है ये इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल। विजिबल है सबको? हाँ जी, यस मैम। इस सिंगल इंटीग्रेशन में क्या होता है, ये आपको एक कर्व दी हुई है सपोज, ठीक है। इस कर्व को हम n पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं इस तरह से, और इस ये जो लेंथ है हर एक पार्ट की, डेल्टा x1, डेल्टा x2 एंड सो ऑन, कहाँ तक? डेल्टा xn तक। तो अगर मैं बीच में कोई भी एक पार्ट उठाऊं, मान लो ये वाला ले लिया मैंने, तो ये वाली लेंथ क्या कहलाएगी? डेल्टा x i, ith पार्ट ले लिया। तो सिंगल इंटीग्रेशन एक्चुअली क्या है, जब हम इस कर्व को nth पार्ट में डिवाइड करते हैं तो एक लिमिट ऑफ सम, लिमिट ऑफ सम कैसे डिफाइन होता है? लिमिट ऑफ सम मतलब f ऑफ x1 डेल्टा x1 प्लस f ऑफ x2 डेल्टा x2, ये पॉइंट्स हैं x1, x2, x3, x4 एंड सो ऑन, कहाँ तक? क्योंकि हमने n पॉइंट्स में इस कर्व को डिवाइड किया है। एंड सो ऑन चलता गया कहाँ तक? f ऑफ xn डेल्टा xn। और ये डेल्टा xi क्या है? लेंथ बिटवीन टू सक्सेसिव पॉइंट्स, टू सक्सेसिव पॉइंट्स। तो हम इस लिमिट ऑफ सम को एज n अप्रोचेस टू इंफिनिटी, अगर ये n इंफिनिटी को अप्रोच करेगा, इंफिनिटी को अप्रोच करेगा मतलब ये पॉइंट्स जो हैं इनफाइनाइट होंगे, और अगर ये पॉइंट्स इनफाइनाइट होंगे तो जो ये डिस्टेंस है ना, डिस्टेंस जैसे जैसे n इंफिनिटी को अप्रोच करेगा तो ये जो डिस्टेंस है हमारा, ये डिस्टेंस डिक्रीज करता जाएगा, क्योंकि अगर नंबर ऑफ पॉइंट्स ज्यादा होंगे तो ये जो गैप है दो पॉइंट्स के बीच में ये कम होता जाएगा। यानी कि अगर n इंफिनिटी को अप्रोच करेगा तो डेल्टा xi कभी एक टाइम पे जीरो को अप्रोच करेगा, क्योंकि हम नंबर ऑफ पॉइंट्स बढ़ाते जा रहे हैं उस कर्व के अंदर। तो जो ये लिमिट ऑफ सम है ना, दिस लिमिट ऑफ सम इज डिनोटेड इन द फॉर्म ऑफ इंटीग्रल लाइक दिस, a to b fx dx। अब ये a क्या है? इनिशियल पॉइंट, और b क्या है? ये फाइनल पॉइंट। उस कर्व का इनिशियल और फाइनल पॉइंट और इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू x। तो इस लिमिट ऑफ सम को हम इस इंटीग्रल से डिनोट करते हैं। ये आपके पास हो गया सिंगल इंटीग्रेशन जो आप पढ़ चुके हो, और इसी को अगर हम काउंटर करेंगे टू डायमेंशन में तो वो डबल इंटीग्रेशन बन जाएगा। अभी करके बताऊंगी। अच्छा, ये जो पूरा लिखा है मैंने, ये लिमिट ऑफ सम, इसको हम समेशन की फॉर्म में ऐसे लिखते हैं, सिग्मा ऑफ एक्स आई डेल्टा एक्स आई गोज फ्रॉम 1 to n। और इस समेशन पे अगर मैं लिमिट लगा दूं n अप्रोचेस टू इंफिनिटी तो वो इस इंटीग्रल की फॉर्म में लिखा जाता है। कोई मुझे बताएगा इस समेशन और इस इंटीग्रेशन में क्या डिफरेंस है? व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन दीज टू? समेशन क्या होता है? सब को प्लस करके उसको डिवाइड करो उसी नंबर ऑफ टर्म से। और इंटीग्रेशन क्या होता है? इंटीग्रेशन होता है जो वो होता है वो हायर से लोअर माइनस कर दो, वो जब हम इंटीग्रेशन निकालते हैं वैल्यू पुट करके आंसर आ तो जाता है। आप मुझे ये बता रहे हो हम करते क्या है इंटीग्रेशन में? मुझे इस इंटीग्रेशन का मतलब क्या है, क्यों यूज करते हैं हम तोड़ के अच्छा चलो जोड़ना। छोड़ दो, इंटीग्रेशन भी छोड़ो, समेशन से स्टार्ट करते हैं। हम सिग्मा का साइन कहाँ लगाते हैं, क्यों यूज करते हैं हम ये समेशन वाला साइन? सम ये ऑफ वेट वेट वेट, जीवेश, जीवेश, जीवेश नहीं है क्लास में? प्रबल, मैम। यस मैम। समेशन क्यों यूज करते हैं, कहाँ यूज करते हैं सिग्मा?
जहाँ पे नंबर ऑफ टर्म्स को ऐड करना हो। सिग्मा का मतलब क्या होता है? ऐड करना, राइट? Yes. बहुत सिंपल सी लैंग्वेज में बात करते हैं। समेशन मींस ऐड करना, किसी चीज का टोटल फाइंड आउट करना, वहां आप समेशन लिखते हो। अगर मैं कहूं कि पहली n टर्म्स का टोटल फाइंड आउट करो तो आप उसको लिखोगे सिग्मा n, राइट? ऐसे ही लिखोगे ना। तो इंटीग्रेशन का मतलब क्या होता है? सिग्मा का मतलब होता है टोटल फाइंड आउट करना। एंड व्हाट डू यू मीन बाय इंटीग्रेशन? स्मॉल स्मॉल पार्ट करके सारा। इंटीग्रेशन मतलब मैम जो दो क्वांटिटीज का एक दूसरे के ऊपर इफेक्ट पड़ा हुआ है वो हटा के उनको क्या लेफ्ट मतलब उनकी क्वांटिटी बचती है उनको ऐड करना। इंटीग्रेशन ऑल्सो मीन्स टू फाइंड टोटल ऑफ समथिंग। पर दोनों यूज कहाँ होते हैं? समेशन हम यूज करते हैं जहां पर हमारे पास डिस्क्रीट वैल्यूज होती हैं, जहां आपको पता है कि इतनी वैल्यूज हैं, और जहां आपको सिर्फ इनिशियल और फाइनल वैल्यू पता है, बीच में कुछ भी नहीं मालूम है, वहां आप इंटीग्रेशन यूज करते हो, जिसको आप कॉन्टिन्यूस बोलते हो। आपने लास्ट सेमेस्टर में स्टैटिस्टिक्स पढ़ी थी, उसमें आपने डिस्क्रीट भी पढ़ा था और कॉन्टिन्यूस भी पढ़ा था। मतलब दोनों का टोटल फाइंड आउट करना होता है। समेशन डिस्क्रीट वेरिएबल के लिए यूज होता है और इंटीग्रेशन कॉन्टिन्यूस वेरिएबल के लिए यूज होता है। और अच्छा, एक चीज और बताओ, इंटीग्रेशन की एप्लीकेशन क्या है जो आप जनरली हम बात करते हैं? सपोज मुझे किसी चीज का एरिया फाइंड आउट करना है, ठीक है? मान लो मेरे पास ये कोई भी एक रीजन दे रखा है, लेट दिस रीजन इज आर। मुझे इसका एरिया फाइंड आउट करना है। क्या करते हैं हम? अगर मुझे इस रीजन के अलोंग किसी चीज को इवेल्युएट करना है तो हम इस रीजन को ना रेक्टेंगल्स में डिवाइड करते हैं, अगर आपको याद हो तो, यस है ना? वी डिवाइड मैम ये दिस तो रीजन इन इरेक्टेंगल n रेक्टेंगल्स। एजम्पशन है ये एक तरह की। n रेक्टेंगल्स में डिवाइड करते हैं। कोई एक रेक्टेंगल उठा लेते हैं, एक, उसको और मल्टीप्लाई पूरे कर। के लिए, हाँ, पूरे के लिए इंटीग्रेट कर देते हैं अलोंग दिस वन रेक्टेंगल फॉर फाइंडिंग आउट होल एरिया। ये n नंबर ऑफ n नंबर ऑफ रेक्टेंगल्स में डिवाइड कर दिया हमने। अब इस पूरे का एरिया का मतलब क्या है? इसका ये सारे के सारे रेक्टेंगल्स के एरिया का सम। क्योंकि हम n इज अप्रोचिंग टू इंफिनिटी और हमें इनिशियल और फाइनल वैल्यू मालूम है, तो हम इसको इंटीग्रल की फॉर्म में लिख देते हैं। बट सिंगल इंटीग्रेशन के केस में हम कर्व कंसीडर करते हैं, डबल इंटीग्रेशन के केस में हम रीजन कंसीडर करते हैं। सिंगल इंटीग्रेशन के केस में आपने उसको नंबर ऑफ कर्व्स में डिवाइड किया था, पॉइंट्स में डिवाइड कर दिया था, n पॉइंट्स में। इसमें n नंबर ऑफ रेक्टेंगल्स डिवाइड होंगी, जिसकी लेंथ डेल्टा एक्स आई मान लिया और ब्रेथ डेल्टा वाई आई मान लिया। तो बताओगे इस एक सिंगल इंटीग्रेशन का एरिया क्या बनेगा? डेल्टा एक्स आई इंटू डेल्टा वाई आई। इस एक सिंगल रेक्टेंगल का एरिया बनेगा डेल्टा एक्स आई इंटू डेल्टा वाई आई, और इसको आप लिख सकते हो डेल्टा ए आई, अगर मैं ith रेक्टेंगल उठाती हूँ तो अगर मुझे ये पूरा का पूरा चाहिए कंप्लीट, इस पूरे रीजन के अलोंग मुझे इवेल्युएट करना है, तो हमने क्या किया? इस पूरे रीजन के अलोंग तो क्या बनेगा? लिमिट ऑफ सम। मान लो एक फंक्शन लिया हमने, फंक्शन क्या है यहाँ पर? दो वेरिएबल्स पर डिपेंड कर रहा है। कौन कौन से? x और y। और ये x और y दोनों इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स हैं। हियर फंक्शन इज डिपेंडिंग अपॉन टू वेरिएबल्स। सिंगल इंटीग्रेशन में फंक्शन एक ही वेरिएबल पर डिपेंड करता है, दैट इज x। डबल इंटीग्रेशन में जहां हम रेक्टेंगल कंसीडर कर रहे हैं, लेंथ हमने x की फॉर्म में लिया, ब्रेड्थ हमने y की फॉर्म में लिया, हाइट, तो जो आपके पास फंक्शन है वो दो वेरिएबल्स पर डिपेंड करेगा, x और y पे। तो जब आप इसका लिमिट ऑफ सम लिखोगे, मान लो पहला रेक्टेंगल लिया, तो वो बनेगा f ऑफ x1 y1 डेल्टा a1। अगला बनेगा f ऑफ x2 y2 डेल्टा a2। उससे अगला बनेगा f ऑफ x3 y3 डेल्टा a3, एंड सोन चलता जाएगा। कहां तक? लास्ट, क्योंकि हमने n नंबर ऑफ रेक्टेंगल में डिवाइड किया है, तो f ऑफ xn yn डेल्टा a है। ठीक है? और जब आप इसको लिखोगे समेशन की फॉर्म में, सॉरी, तो क्या लिखा जाएगा? इट विल बी रिटन एज सिग्मा
f of xi yi delta ai I goes from 1 to n। इस तरह से ये लिमिट ऑफ सम लिखा जाएगा और यहीं से हम निकालेंगे डबल इंटीग्रेशन। एज n अप्रोचेस टू इंफिनिटी, जैसे जैसे n इंफिनिटी को अप्रोच करेगा, मतलब ये जो रेक्टेंगल हमने बनाई थी, ये रेक्टेंगल, नंबर ऑफ रेक्टेंगल जो है वो इंफिनिटी को अप्रोच कर रही हैं, और जैसे जैसे ये इंफिनिटी को अप्रोच करेंगी तो ये जो लेंथ और हाइट है ये डिक्रीज करती जाएगी, यानी कि डेल्टा ए आई किसको अप्रोच कर जाएगा, हर एक सब डिवीजन, जो एरिया है हर एक सब डिवीजन का, हर एक रेक्टेंगल का, वो किसको अप्रोच कर जाएगा, जीरो को। एज n approaches to infinity delta ai approaches to 0 and this limit of sum will be written as what, double integral f of xy dA over the region R, जिस रीजन को आपने डिवाइड किया था। अब इस पे लिमिट क्या आएगी वो बाद की बात है, उसके हमारे पास डिफरेंट केसेस है। एंड व्हाट इज दिस DA, एरिया, इसको कैसे लिखोगे, इट विल बी रिटन एज dx dy, क्योंकि जब आपने रेक्टेंगल बनाए थे तो आपने लेंथ को डेल्टा xi कंसीडर किया था और हाइट को डेल्टा yi, तो dA विल बी रिटन एज dx dy एंड दिस कैन ऑल्सो बी रिटन एज, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ओवर द रीजन R था ना, आप पहले dy लिख लो बाद में dx लिख लो। अब ये पहले क्या लिखना है बाद में क्या लिखना है इसको हम अभी क्लियर करेंगे। तो ये आ गया हमारे पास डबल इंटीग्रल, और अब ये हमको पढ़ना है कैसे इवेल्युएट करना है, पहले विद रिस्पेक्ट टू x करना है या पहले विद रिस्पेक्ट टू y करना है, किस तरह से करना है वो हम अब पढ़ेंगे। इसको बोलते हैं डबल इंटीग्रल। यहां तक क्लियर है? मैम एक बार ब्रीफ कर दोगे? क्या ब्रीफ करूं, बोलो। जो आपने ये कराया लास्ट पेज पे, मैंने आपको डिफरेंस बताया कैसे। सिंगल इंटीग्रेशन आप लोग पढ़ चुके हो, ठीक है। सिंगल इंटीग्रेशन में हम क्या करते हैं, सपोज एक कर्व आपको दी हुई है, इनिशियल पॉइंट A है, फाइनल पॉइंट B है, हम उस कर्व को पार्ट में डिवाइड करते हैं सिंगल इंटीग्रेशन के केस में। डबल इंटीग्रेशन के केस में आपको रीजन दिया होगा, आप उसको रेक्टेंगल्स में डिवाइड करोगे। डबल इंटीग्रेशन इज वी आर टॉकिंग अबाउट इन 2 डायमेंशन, और ट्रिपल इंटीग्रेशन के केस में हम 3 डायमेंशन में बात करेंगे। जब हम 2 डायमेंशन में बात करेंगे तो एरिया का कंसेप्ट आ जाएगा, दैट्स व्हाई आई हैव रिटन AI इज डेल्टा xi इनटू डेल्टा yi। जब हम 3 डायमेंशन की बात करेंगे तो यहाँ वॉल्यूम का कंसेप्ट इंट्रोड्यूस हो जाएगा। तब हम यहाँ पर एक सॉलिड लेके चलेंगे जिसको हम डिवाइड करेंगे क्यूबॉइड्स में, जिनका वॉल्यूम आप मान के चलोगे डेल्टा vi। इसी तरह से हमने क्या किया, इसको कर्व को n पार्ट्स में डिवाइड किया। अब अगर इस कर्व को n पार्ट्स में डिवाइड किया, मान लो ये जो कर्व है, ये कर्व क्या है, लेट दिस कर्व इज y इज इक्वल टू fx, फंक्शन है ये, ठीक है। यहाँ फंक्शन एक सिंगल वेरिएबल पर डिपेंड कर रहा है, दैट सिंगल वेरिएबल इज x। तो जो एक लिमिट ऑफ सम है, ये अलग अलग पॉइंट हैं, कितने n, फर्स्ट पॉइंट से शुरू करते हैं, f of x1 डेल्टा x1 प्लस f of x2 डेल्टा x2 एंड सो ऑन f of xn डेल्टा xn। ये डेल्टा xi क्या है, ये लेंथ ऑफ बिटवीन 2 सक्सेसिव पॉइंट्स है। ये लिमिट ऑफ सम जैसे जैसे n इंफिनिटी को अप्रोच करेगा ना, ये लिमिट ऑफ सम 0 को अप्रोच कर जाएगा। क्यों? क्योंकि अगर ये नंबर ऑफ पॉइंट्स हम और ज्यादा बढ़ाएंगे इतनी कर्व के अंदर, तो जो डिस्टेंस है बिटवीन 2 पॉइंट्स वो डिक्रीज होता जाएगा, और जितना ज्यादा आप n बढ़ाते जाओगे वो डिस्टेंस उतना कम होता जाएगा। तो वी कैन राइट एज n अप्रोचेस टू इंफिनिटी डेल्टा xi जो है ना वो 0 को अप्रोच कर जाएगा। अगर ये 0 को अप्रोच कर गया तो ये लिमिट ऑफ सम हमारे पास क्या बन जाएगा, इसको फिर हम इंटीग्रल की फॉर्म में लिख देंगे, क्योंकि ये हमें दिए नहीं हुए, वो तो हम अपनी मर्जी से इतने 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 एज्यूम कर रहे हैं, हमारे को इनिशियल और फाइनल वैल्यू पता है। तो उस केस में जब हमें टोटल फाइंड आउट करना है किसी चीज का, तो वो इंटीग्रेशन बन जाता है, इनिशियल वैल्यू, फाइनल वैल्यू, और जो भी आपको कर्व की इक्वेशन दी हुई थी, जिस वेरिएबल पर वो फंक्शन डिपेंड कर रहा है x, इंटीग्रेशन किसके विद रिस्पेक्ट टू x। ये इंटीग्रेशन आप लोअर क्लास में पढ़ चुके हो। अब इसी को जब हम 2 डायमेंशन में बात करेंगे तो डबल इंटीग्रल बन जाएगा। और 2 डायमेंशन में बात करने का मतलब है कि जहां आपने कर्व कंसीडर की थी ना, अब हम एक रीजन R कंसीडर करेंगे।
और उस रीजन को हम n नंबर ऑफ रेक्टेंगल्स में डिवाइड करेंगे, जिसमें लेंथ को मैंने डेल्टा xi से डिनोट कर दिया और हाइट को डेल्टा yi से। अब यहाँ एरिया का कंसेप्ट इंट्रोड्यूस हो जाएगा 2 डायमेंशन में। तो जो लिमिट ऑफ सम बनेगी वो ये बनेगी, फर्स्ट रेक्टेंगल के लिए f of x1 y1 delta a1, delta a1 is what, delta x1 into delta y1, f of x2 y2 delta a2, f of x3 y3 delta a3 and so on, f of x and y and delta a। अब जब इसको समेशन की फॉर्म में लिखूंगी तो ये लिखा जाएगा, वही जैसे जैसे n इंफिनिटी को अप्रोच होगा यानी नंबर ऑफ रेक्टेंगल्स बढ़ेंगे, तो ऑब्वियस सी बात है जब आप उतने ही रीजन के अंदर नंबर ऑफ रेक्टेंगल्स बढ़ा रहे हो तो रेक्टेंगल श्रिंक करेंगे, यानी कि डेल्टा xi और डेल्टा yi का जो डिस्टेंस है वो कम होता जाएगा। कम होता जाएगा तो जैसे जैसे n इंफिनिटी को अप्रोच करेगा हम कहेंगे डेल्टा ai अप्रोचेस टू 0। तो ये जो लिमिट ऑफ सम है ये इंटीग्रल की फॉर्म में लिखा जाएगा ऐसे, क्योंकि यहाँ पर इंडिपेंडेंट वेरिएबल 2 हैं तो इसलिए मैंने यहाँ एरिया लिखा है यहाँ पर डेल्टा ai, तो यहाँ dA आ गया। x और y है तो dA कैन बी रिटन एज dx इंटू dy, क्योंकि हम लिख रहे थे ना डेल्टा ai इज डेल्टा xi डेल्टा yi, तो dx dy लिख दिया। दिस इंटीग्रल कैन बी रिटन एज dy पहले लिख दिया, dx बाद में। अब कब हमें पहले विद रिस्पेक्ट टू y इंटीग्रेट करना है, कब पहले विद रिस्पेक्ट टू x इंटीग्रेट करना है, उसके लिए हम अब देखेंगे कि डबल इंटीग्रल को इवेल्युएट कैसे करते हैं। केसेस बनेंगे हमारे पास अलग अलग। अब क्लियर है यहाँ तक? यस मैम। अब हमारे पास आता है हाउ टू इवेल्युएट डबल इंटीग्रल। कैसे? सिंगल इंटीग्रेशन में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, एक ही वेरिएबल है, आप उसके विद रिस्पेक्ट टू इंटीग्रेट कर देते हो, फंक्शन उसी वेरिएबल पर डिपेंड करता है। पर डबल इंटीग्रल के केस में हमारे पास फंक्शन 2 वेरिएबल्स पर डिपेंड कर रहा है, f ऑफ x और y। ये है हमारे पास कोई भी डबल इंटीग्रल dx dy। अब इसको मैं अब dx dy लिखने का मतलब क्या है यहाँ पे, कि इंटीग्रेशन पहले विद रिस्पेक्ट टू x होगा और बाद में विद रिस्पेक्ट टू y होगा। इंटीग्रेशन फर्स्ट विद रिस्पेक्ट टू x देन विद रिस्पेक्ट टू y। और अगर मैं dy dx लिखूंगी, इफ आई राइट हियर dy dx, देन व्हाट डज इट मीन? हमेशा इनर इंटीग्रल पहले सॉल्व होगा, ये ध्यान रखना। इंटीग्रेशन फर्स्ट विद रिस्पेक्ट टू y देन विद रिस्पेक्ट टू x। अब इसको लिखना कैसे है, मतलब ऑर्डर किस तरह से हम देखते हैं, किस तरह का इंटीग्रल आपको दिया होता है। इसके लिए हमारे पास ना 3 केसेस हैं। पहला देखो, हम लिमिट ऑफ x को डिनोट करेंगे x1 x2 से, और लिमिट ऑफ y को मैं डिनोट कर रही हूं यहां पर y1 y2 से। ठीक है, लोअर y1 और अपर लिमिट क्या है y2, लोअर लिमिट x1, अपर लिमिट क्या है x2। अब हमारे पास डिफरेंट केसेस बनेंगे कि ये लिमिट या तो कांस्टेंट होंगी, या ऐसा हो सकता है कि जो लिमिट x की है वो y पे डिपेंड कर रही हो और जो y की है वो x पे डिपेंड कर रही हो, कुछ भी हो सकता है हमारे पास। ठीक है, तो क्या बनेगा, पहला केस लेके चलते हैं, व्हेन लिमिट्स आर कांस्टेंट। लिमिट्स आर कांस्टेंट्स। कांस्टेंट्स का मतलब ना तो x की लिमिट y पे डिपेंड कर रही है और ना ही y की लिमिट x पे डिपेंड कर रही है। ठीक है, तो फर्स्ट केस में हमारे पास बनेगा जब x1 x2 भी कांस्टेंट और y1 y2 भी कांस्टेंट। तो हमारे पास किस तरह से बनता है, देखो मान लो ये x एक्सिस हो गई, ये y एक्सिस हो गई। अगर हमारे पास ये लिमिट्स कांस्टेंट है, x इज इक्वल टू x1, कौन सी लाइन आएगी, x इज इक्वल टू x1, x इज इक्वल टू x2। ठीक है, यही बनेगी, y इज इक्वल टू y1 और y इज इक्वल टू y2, यही बनेगा ना। अगर ये लिमिट्स कांस्टेंट हैं तो x इज इक्वल टू x1 एक स्ट्रेट लाइन बन गई पैरेलल टू y एक्सिस, x इज इक्वल टू x2 भी एक स्ट्रेट लाइन बन गई पैरेलल टू y एक्सिस, y इज इक्वल टू y1 भी और y इज इक्वल टू y2।
तो मेरे पास एक रेक्टेंगल बन गई जिसके अलोंग आपको इवेल्युएट करना है, ए बी सी डी। ये एक रेक्टेंगल बन गई जिसके अलोंग मुझे इवेल्युएट करना है। अब हम जब इंटीग्रेशन में क्या करते हैं, जो भी रीजन दिया होता है उसका एक स्मॉल सा पार्ट लेते हैं और पूरा निकालने के लिए उसको इंटीग्रेट कर देते हैं। वो स्मॉल सा पार्ट हम एक स्ट्रिप मानते हैं, एक स्ट्रिप। वही रेक्टेंगल, देखो ये एक रेक्टेंगल ही तो है इस रीजन के अंदर, ये भी एक रेक्टेंगल है। उसको चाहे आप पी क्यू का नाम दो, पी डैश क्यू डैश का नाम दो, आपकी मर्जी, आर एस दो, जो मर्जी नाम दे दो, मैंने अलग अलग दे दिया। जब लिमिट्स कांस्टेंट हैं तो ना तो x वेरी कर रहा है ना ही y वेरी कर रहा है। उस केस में जब आपको जो भी इंटीग्रेशन दिया हुआ होगा, सपोज ये दिया हुआ है x1 से x2, y1 से y2, f ऑफ xy dx dy, जैसा भी इंटीग्रेशन दिया होगा उस केस में जो फर्स्ट लिमिट होगी ना वो किसकी होगी, जो आपको यहाँ पर पहले लिखा हुआ होगा, यानी इनर इंटीग्रल विल इवेल्युएट फर्स्ट। तो पहले इंटीग्रेशन आप विद रिस्पेक्ट टू x करोगे, कीपिंग y कांस्टेंट। y को कांस्टेंट मान के, x को वेरिएबल मान के, जैसे आप सिंगल इंटीग्रेशन सॉल्व करते हो बिल्कुल उसी तरह से सॉल्व करना है। पर जिस भी ऑर्डर में आपको लिमिट दे रखी है, ये ध्यान रखना, जो पहली लिमिट दे रखी है वो इस वाले वेरिएबल की है जिसके विद रिस्पेक्ट टू आपको पहले इंटीग्रेट करना है। और जब ये इंटीग्रेशन हो जाए उसके बाद आप आउटर इंटीग्रल सॉल्व करोगे, यानी कि जो लिमिट यहां दी हुई होगी वो लिमिट किसकी होगी, x की, और जो लिमिट बाद में दी होगी वो लिमिट किसकी होगी, y की। अगर आपके पास इस इंटीग्रल में dy पहले लिखा होगा, dx बाद में लिखा होगा, सपोज dy पहले और dx बाद में, तो जो ये लिमिट दी होगी ये किसकी होगी, y की, और अगली लिमिट किसकी होगी, x की। तो वो डिपेंड करता है कि आपको क्वेश्चन के अंदर जो भी दे रखा है उसके अकॉर्डिंग आपको इनर इंटीग्रल पहले इवेल्युएट करना है और आउटर इंटीग्रल बाद में। कब, जब बोथ लिमिट्स आर कांस्टेंट, दोनों x की भी और y की। लेकिन अगर इनमें से कोई भी एक लिमिट डिपेंड करेगी दूसरे वेरिएबल पर तो इसको इवेल्युएट करने का तरीका बदल जाएगा। कांस्टेंट के केस में कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि वो आपको दिया हुआ है, आपको इनर इंटीग्रल पहले इवेल्युएट करना है, आउटर बाद में। बट जब भी लिमिट कांस्टेंट होगी ना तो हमेशा ये रेक्टेंगल बनेगी। लेकिन अगर लिमिट कांस्टेंट नहीं है, लिमिट दूसरे वेरिएबल पर डिपेंड कर रही है, तो रेक्टेंगल नहीं बनेगी। देखो कैसे, सपोज, हाँ बोलो, पूछना कुछ। एक बार तीनों केस होने दो फिर तुमको क्लियर हो जाएगा, और फिर अगर कुछ पूछना होगा तो रिपीट कर देंगे हम। सेकंड केस में लेके चली, when limit of y depends upon x, मतलब y1 जो है वो x का कोई भी फंक्शन है, y2 भी x का कोई भी फंक्शन है, एंड लिमिट ऑफ x आर कांस्टेंट। दोनों वेरी नहीं करेंगी, एक हमेशा कांस्टेंट होगी। लिमिट ऑफ x आर कांस्टेंट, लेट x1 इज इक्वल टू a और x2 इज इक्वल टू b। ठीक है, हमने लेके चले अगला केस कि लिमिट जो है y की वो x का फंक्शन है और जो x की लिमिट है वो कांस्टेंट है। तो बताओगे कर्व कैसे बनेगी? अब रेक्टेंगल नहीं बनेगी, कुछ भी कर्व बन सकती है, कोई भी कर्व। y इज इक्वल टू f1x, मान लो ये कोई भी एक कर्व है, y इज इक्वल टू f1x। स्ट्रेट लाइन नहीं आएगी ना, स्ट्रेट लाइन तब आएगी अगर लिमिट कांस्टेंट होंगी। तो इन जनरल मैंने उसको इसी तरह से ड्रॉ करके दिखा दिया। और मान लो ये है y इज इक्वल टू f2x, एक कर्व मान ली y इज इक्वल टू f1x, एक कर्व मान ली y इज इक्वल टू f2x। y की लिमिट तो हमने ड्रॉ कर दी, अब x की लिमिट ड्रॉ करें। x1 इज इक्वल टू a, स्ट्रेट लाइन आएगी। x1 is equal to a is a straight line parallel to y axis, right?
x2 इज इक्वल टू बी, एक a के इक्वल है और एक b के इक्वल है, ये x इज इक्वल टू a हो गया और ये x इज इक्वल टू b हो गया। तो यानी कौन सा रीजन आ गया हमारे पास, ये वाला, कौन सा, a b c d। कांस्टेंट लिमिट के केस में तो हमने सीधा लिमिट ले ली थी जो भी दी हुई थी, लेकिन अब तो लिमिट नहीं है, अब तो वेरी कर रहा है इस कर्व से इस कर्व पर। तो ये हमेशा याद रखना, जिस वेरिएबल की लिमिट वेरी करेगी ना, हम स्ट्रिप उसी एक्सिस के पैरेलल कंसीडर करेंगे। हम क्या करते हैं, पूरा इंटीग्रल सॉल्व करने के लिए एक छोटा सा पार्ट लेके चलते हैं और उसको इंटीग्रेट कर देते हैं पूरे के लिए। अब वो जो छोटा सा पार्ट आपको लेके चलना है, उसके लिए आपको एक स्ट्रिप कंसीडर करनी है उस रीजन के अंदर, रेक्टेंगल शेप की। दैट स्ट्रिप will either parallel to x axis और parallel to y axis। कांस्टेंट लिमिट के केस में जरूरत नहीं पड़ती, उसमें तो डायरेक्ट लिमिट हम यूज कर लेते हैं, बट जहां भी लिमिट वेरी करेगी ना, वहां इसकी जरूरत पड़ेगी। अब मेरे को यहाँ पर एक स्ट्रिप कंसीडर करनी है, आइदर पैरेलल टू एक्स एक्सिस और पैरेलल टू वाई एक्सिस। वो डिपेंड करता है कि लिमिट किसकी वेरी कर रही है और किसकी कांस्टेंट है। किसकी लिमिट वेरी कर रही है, y की, कांस्टेंट नहीं है। तो जो स्ट्रिप हम कंसीडर करेंगे, वो स्ट्रिप हम y एक्सिस के पैरेलल कंसीडर करेंगे। ये हमने एक स्ट्रिप कंसीडर करी, क्वेश्चन में भी यही करना, इसलिए ध्यान से देखना। लेट दैट स्ट्रिप इज PQ। क्या करेंगे, कंसीडर अ स्ट्रिप PQ पैरेलल टू y एक्सिस। यहां लिमिट आपको बनानी है, कैसे इंटीग्रल बनेगा देखो, along which y varies from। ये ध्यान रखना, जब भी हम लिमिट लेकर चलते हैं, अगर स्ट्रिप पैरेलल टू y एक्सिस है, देन लिमिट विल ऑलवेज वेरी फ्रॉम डाउनवर्ड टू अपवर्ड, और अगर हम स्ट्रिप पैरेलल टू x एक्सिस है, देन लिमिट विल वेरी फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। y कहां से कहां वेरी करेगा, p से कहां तक, q तक, P से Q। P कौन सी कर्व पे है, P कौन सी कर्व पे है, P के लिए Y क्या है, F1x। यस, तो यहाँ वैल्यू आ जाएगी F1x। Q कौन सी कर्व पे है, CD वाली कर्व। F2x। Q जिस कर्व पे है उस पे Y की वैल्यू क्या है, F2। ठीक है, एंड इंटीग्रल विल बिकम नाउ, इंटीग्रल बिकम्स, क्या बनता है, f ऑफ एक्स वाई। हमेशा जब भी लिमिट वेरी करेगी तो पहला इंटीग्रेशन उस वेरिएबल के विद रिस्पेक्ट टू होगा जो वेरी कर रहा है। तो यहां क्या लिखूं, बट शुड आई राइट हियर dy और dx, dy। dy। मैंने बोला कि पहला इंटीग्रेशन उस वेरिएबल के विद रिस्पेक्ट टू होगा जो वेरी कर रहा है, जो कांस्टेंट है वो बाद में। अब यहां लिमिट क्या आएगी, पहली लिमिट y की लिमिट क्या है, f1x से लेकर कहां तक, f2x तक, और दूसरी लिमिट a से लेकर b। अब ध्यान से देखो, जब आप इस इनर इंटीग्रल को सॉल्व करोगे, ये ध्यान रखना, जब एक वेरिएबल के विद रिस्पेक्ट टू कर रहे हो तो दूसरा फिक्स्ड है, उसको कांस्टेंट की तरह ट्रीट कर रहे हो। जब आप इसको विद रिस्पेक्ट टू y इंटीग्रेट करोगे और लिमिट में x का फंक्शन पुट कर दोगे, तो ये पूरा का पूरा सॉल्व करके सम फंक्शन ऑफ x बचेगा, यस और नो, बचेगा, बचेगा ना, क्योंकि लिमिट ही x की फॉर्म में है। तो सॉल्व करके x का फंक्शन बच गया, और अगला इंटीग्रेशन किसके विद रिस्पेक्ट टू है, x के, और x की लिमिट क्या है, कांस्टेंट। तो आपके पास सॉल्व करके आंसर आ जाएगा। ठीक है, जब एग्जांपल्स करूंगी ना इसके, तो अच्छे से क्लियर हो जाएगा। अभी हो सकता है आपको थोड़ा सा कंफ्यूजिंग लग रहा हो।
चले नेक्स्ट पे। इंटीग्रल है। हाँ जी, क्योंकि एग्जांपल्स ना तो एक साथ उसमें ही लेने पड़ेंगे। यहाँ तक पूछना है किसी को किस तरह से हमने स्ट्रिप कंसीडर की और किस तरह से इंटीग्रल बना। मैम वो पहला बोला इसको बना देते इन केस, तो भी तो मैम यही होना था। वो तो कोई भी कर्व हो सकती है ना, मैंने तो जनरल उसको f1x माना है। अगर वो सेकंड डिग्री की है तो पैराबोला बनेगी, अगर वो किसी और डिग्री की है कोई स्ट्रेट लाइन बनेगी, इक्वेशन लाइन की है तो स्ट्रेट लाइन बनेगी। तो डिपेंड करता है ना कि ये कर्व आपको क्या दी हुई है। हम तो अभी जनरल बात कर रहे हैं, क्वेश्चन तो हमने लिया ही नहीं। कर्व तो हम इसके बाद आएंगे कर्व्स पे, कि एलिप्स आता है, पैराबोला आता है, जो भी आता है अकॉर्डिंगली वो कर्व ड्रॉ करेंगे। ठीक है, हाँ जी मैम, आगे वाला करवा दो। अब ये बताओ, अब नेक्स्ट आप बताओगे थर्ड केस में, व्हेन लिमिट ऑफ x आर फंक्शंस ऑफ y एंड लिमिट ऑफ y आर कांस्टेंट। यानी कि x इज इक्वल टू, लेट इट इज f1y x1, और x2 क्या हो गया f2y, और y1 को मान लिया c और y2 को मान लिया d। ठीक है, ठीक है यहाँ तक। अब बताओगे इसकी Yes, कर्व ma'am. कैसे बनेगी। अब इस केस में कैसे बनेगा ये बताओ। मान लो ये x एक्सिस हो गई और ये क्या हो गई y एक्सिस। अब आपको Y x axis है। है, x इज इक्वल टू Y x, left y इज इक्वल टू y1, y इज इक्वल टू y1, ये रही y1 क्या है हमारे पास c। इसी तरह y2 क्या है d। डी x किस पर डिपेंड कर रहा है y पे। तो अब ये स्ट्रेट लाइन नहीं Y. आएगी, ये कोई कर्व बनेगी। मैंने इस तरह से दिखा दी। ये कौन सी कर्व है, x इज इक्वल टू f1y। ये कौन सी कर्व है, x इज इक्वल टू f2y। रेक्टेंगल नहीं बनी, अब हमारे पास रेक्टेंगल नहीं बनी है, ये कर्व है। कर्व पे हमेशा वेरी करेगा, आप एज इट इज कांस्टेंट वैल्यू नहीं लेके चल सकते। इसीलिए इसको मैंने थोड़ा सा फ्री हैंड से मतलब कर्व्ड शेप दे दी, उसको स्ट्रेट लाइन नहीं दिया है। अब बताओ स्ट्रिप कौन सी एक्सिस के पैरेलल कंसीडर होगी, एक्स और वाई। एक्स एक्सिस के वेरी X गुड, के। तो ये बनेगी पी क्यू। Strip will be considered parallel to x axis along which x varies from p। बताओ क्या है p, p पे x की वैल्यू क्या है F1Y f1y, वेरी गुड। और q पे F2Y f2y। तो इंटीग्रल क्या बनेगा इस केस में, इंटीग्रल बिकम्स f ऑफ एक्स वाई। पहले इंटीग्रेशन किसके विद रिस्पेक्ट टू होगा, dx dx dy। यहाँ लिमिट क्या लिखूं, F1 फर्स्ट f1y से लेकर f2y तक, और y की कांस्टेंट लिमिट c से d। अब जब आप इस इनर इंटीग्रल को सॉल्व करोगे ना, वो सारा का सारा सॉल्व करके किसका फंक्शन आएगा, Y का y। और फिर जब उसको सॉल्व करके कांस्टेंट लिमिट पुट करोगे तो आपके पास क्या आ जाएगा,
आंसर आ जाएगा। तो इस तरह से आपने देखना है कि आपको लिमिट क्या दी हुई है, अकॉर्डिंगली आपको स्ट्रिप किसके पैरेलल कंसीडर करना है। इज इट क्लियर? सारा Yes, का ma'am. सारा डबल इंटीग्रेशन में ना सब कुछ इसी चीज पे डिपेंड करता है। अगर ये चीज क्लियर है तो आप डबल इंटीग्रल कर सकते हो कंप्लीट। और इसके बाद डबल इंटीग्रल का कोई भी क्वेश्चन विदाउट डायग्राम नहीं होगा। आप सोचो कि आपको लिमिट दी हुई है और आप डायरेक्ट इंटीग्रेट करके आंसर निकाल दो, डायग्राम आपको बनाना पड़ेगा, स्ट्रिप आपको कंसीडर करके दिखानी पड़ेगी। विदाउट डायग्राम क्वेश्चन का कोई मतलब नहीं है। इसके बाद कांस्टेंट, अगर दोनों लिमिट्स कांस्टेंट है फिर डायग्राम की जरूरत नहीं है, बट अगर एक लिमिट वेरी कर रही है तो आपको डायग्राम बनाना है। यहाँ तक मैम क्लियर दोनों है? भी वेरी कर दोनों मैम नहीं कभी वेरी दोनों भी करेंगे वेरी कर फिर नहीं नहीं, दोनों वेरी करेंगे तो निकालोगे कैसे? एक तो कांस्टेंट रहेगी, एक कर्व होगी, एक कांस्टेंट होगी, वो आपको निकालना होगा। हो सकता है आपको ये कहा जाए कि हमें रीजन जो है इन दो कर्व्स के बीच में चाहिए, तो वो आप फाइंड आउट करोगे उन दोनों कर्व्स को कि वो कहाँ कट कर रही हैं, कैसे, क्या वेरी कर सकता है, एक्स वेरी कर सकता है, या हम आएंगे अभी उस पर जब एग्जांपल्स करेंगे नेक्स्ट टू। हाँ, कल के लेक्चर में ही आ जाएगा वो केस। तो कल के लेक्चर में आपको ये बिल्कुल अच्छे से क्लियर हो जाएगा कैसे इवेल्युएट करना है और कैसे लिमिट्स खुद जनरेट करनी है। क्लियर है यहाँ तक? हाँ जी, Yes, ma'am. गुड। कल के लेक्चर में ये